वेक्टर्स। ठीक है, ऐसे तो वेक्टर्स सुना हुआ होगा, स्केलर्स एंड वेक्टर्स करके तो बोलते ही है ना नॉर्मली, वही। तो जो टॉपिक्स हमको वेक्टर्स में आज कवर करना है वो है कि एक तो वेक्टर होता क्या है, व्हाट इज अ वेक्टर, फिर व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्राम में कैसे बताना है उसको, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो हम लोग को पढ़ने हैं, फिर उस टाइप ऑफ वेक्टर्स में एक यूनिट वेक्टर करके आता है, उसमें भी देखना है कि यूनिट वेक्टर्स कौन से कॉमनली हम लोग को यूज़ करने होते हैं, फिर हमें देखना है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये कुछ सब टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन। व्हाट इज अ वेक्टर? अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज कॉल्ड एज वेक्टर। यानी कि कोई भी जो क्वांटिटी हम लोग को पता है, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, टाइम, ऐसे सब पता है ना हम लोग को, वर्क, एनर्जी, पावर, रेजिस्टेंस, करंट, जितने भी क्वांटिटीज हमने 9th-10th में सुने हुए हैं, उन क्वांटिटीज को हम लोग या तो स्केलर बोल सकते हैं या तो वेक्टर बोल सकते हैं। तो स्केलर किनको बोलते हैं हम लोग? क्वांटिटीज विच हैव only magnitude and no direction, उनको हम लोग बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे अपने पास? मास, बराबर, जिसका सिंबल आप m यूज कर सकते हो। टाइम, सिंबल आप T यूज कर सकते हो। ठीक है। रेजिस्टेंस, उसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सुना होगा ना? ठीक, ये हो गया आपका स्केलर। ओके, व्हाट अबाउट वेक्टर? वेक्टर का कैसा डेफिनेशन रखेंगे हम लोग? quantities which has both magnitude and direction both, बराबर, are called as vectors। कुछ एग्जाम्पल्स इसके रिलेटेड। एग्जाम्पल, फोर्स। अब इसका जो सिंबल है ना उस पर ध्यान देना। सिंबल होगा F और ऊपर एक एरो बनाते हैं ताकि देख के समझ में आ जाए कि ये एक वेक्टर है। ये प्रेजेंटेशन हो गया कि ऐसे उसको दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक्सेलरेशन, A, इसके ऊपर भी एक छोटा सा एरो बना दिया। ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से कोई वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फाइन। इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? कितने स्टैंडर्ड एक्सेस होते हैं बाय द वे? 2, 3 नहीं होते? 4 होते हैं भाई। कौन से? x1, x dash, x1। अच्छा, ऐसा कुछ। 3 स्टैंडर्ड एक्सेस होते हैं। एक होता है x, एक होता है y और एक होता है z। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक तो x होता है, एक y होता है और एक z होता है। ऐसा आता है बाहर। पर ज़्यादातर हम बुक्स में सिर्फ x और y ही देखेंगे क्योंकि हमारे एक बुक, ये जो बुक है या ये मेरा बोर्ड है, ये 2D है, 2D शेप का। मैं तीसरा एक्सेस दिखा नहीं सकता यहाँ पे। एक तरीका है बताने का, बाद में बताऊंगा। बट नॉर्मली 3 एक्सेस के साथ आप एक 3D स्पेस के साथ डील करते हो, x, y और z। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो 2,2, 5,6, ये तो नॉर्मली सुना है ना अपन ने। वैसे 3 भी होते हैं, 2,3,4,
ऐसा, ठीक है। चलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है एक वेक्टर का? तो एक वेक्टर ग्राफिकली या डायग्राम के फॉर्मेट में ऐसा बताया जाता है। ये एक वेक्टर है, इसका क्या पहचान है? इसके पास एक होना चाहिए टेल, एक होना चाहिए हेड, एक टेल एक हेड होना चाहिए, और इस एरो की जो लंबाई है ना वो उसका मैग्नीट्यूड इंडिकेट करना चाहिए। द लेंथ ऑफ द एरो शुड इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कहने का मतलब क्या है सर? बताता हूं। द लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ एरो इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड। बोलने का मतलब ये कि सर अगर 2 न्यूटन का फोर्स आपने ऐसे बताया है तो 4 न्यूटन का फोर्स कैसे बताओगे आप? अगर 2 न्यूटन का फोर्स ऐसे इंडिकेट किया आपने, नाउ आई वांट यू टू ड्रॉ एन एरो फॉर 4 न्यूटन फोर्स, जिसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए इसके जैसा, बट उसकी लंबाई, उसका जो वैल्यू है वो 4 होना चाहिए। तो वो खाली से डबल लेंथ का बनाना है आपको, ये 4 न्यूटन का होगा, ऐसा बोलने का मतलब है। समझ रहा है कुछ आपको? ऐसा। या मैं अगर आपको पूछूं कि अभी 1 न्यूटन का फोर्स बताओ जिसका डायरेक्शन वो 2 न्यूटन के अपोजिट होना चाहिए, तो एरो कैसा बनाओगे? 1 न्यूटन का फोर्स बताना है अभी हम लोग को, पर उसका डायरेक्शन 2 न्यूटन वाले से अपोजिट होना चाहिए, तो कैसे बताओगे? पहले तो लेफ्ट में बताओगे सर आप, और उसकी लंबाई कितनी रखनी है? इस 2 वाले की आधी रखनी है। तो मतलब कुछ इस तरीके से। डज दैट मेक सेंस ऑल ऑफ यू? तो इसकी जो लंबाई है दैट शुड इंडिकेट अ मैग्नीट्यूड। अभी किसी बच्चे ने सर 2 न्यूटन का फोर्स इतना लंबा बना दिया ना, तो फिर उसको 4 न्यूटन का नंबर उसका डबल बनाना है। अपने अपने बुक्स में लेंथ की जो लंबाई है वो तो आप खुद से अपनी इंडिपेंडेंटली बनाओगे ना। आप कौन सा स्केल से मेजर करके बनाने वाले हो? आप सब एक रैंडमली एक लाइन बना लोगे, लेकिन जो आप पहली लाइन बनाओगे ना, अब वो आपका रेफरेंस बन चुका है। और आपको अभी बाकी सारे डायग्राम्स अपने बुक के उस पहले आपने जो डायग्राम बनाया है ना उसके रेफरेंस में ही बना सकते हो आप। समझे आप? आप अपनी मर्जी से 4 न्यूटन भी यही फोर्स, 8 न्यूटन भी यही फोर्स नहीं बना सकते। आपने 4 न्यूटन का जो भी बनाया है 8 न्यूटन का उसका डबल दिखना चाहिए। इज दिस क्लियर? डायरेक्शन की बातें भी थोड़ी थोड़ी क्लियर की मैंने कि देखो 4 न्यूटन इसका डबल भी है और सेम डायरेक्शन में भी है, 1 न्यूटन इसका आधा है और देखो लेफ्ट में भी है। ओके, चलो विल कीप गोइंग। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहता है। फाइन, ओके। नाउ वी कैन मूव टू समथिंग कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। उसमें चलते हैं अपन। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पहले से स्टार्ट करते हैं अपन। We'll start with something called as parallel vectors. Parallel vectors. ऐसे दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम है उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं। ठीक है? दो वेक्टर का लंबाई सेम होना जरूरी नहीं है टू कॉल देम पैरेलल वेक्टर्स। ओके, दैट इज दैट। जैसे अभी ये दो वेक्टर्स हैं, ये डायरेक्शन सेम है ना, ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए। ठीक है, भले एक छोटा एक बड़ा हो तो चलेगा, डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, और नॉर्मली ये डायरेक्शन को हम लोग पता है पॉजिटिव एक्स बोलते हैं, और ये पॉजिटिव वाई, इसको क्या बोलोगे? एक्सेलेंट। और ये नीचे जो है, ये जो है पॉजिटिव जेड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और अंदर की तरफ, ठीक है ना। बस अगेन लेट्स जस्ट स्टिक टू एक्स एंड वाई फॉर नाउ। ओके, डोंट वरी मच अबाउट द जेड येट। ठीक है ना, सिर्फ एक्स वाई के बारे में ही चिंता करते हैं। चलो, तो पैरेलल वेक्टर्स डायग्राम बना लेता हूं मैं पहले। एक वेक्टर ये ले लिया, लेट इट बी ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये ले लिया, लेट इट बी बी वेक्टर। आपकी मर्जी, पी क्यू भी चलेगा, F1 F2 भी चलेगा। मैंने A और B लिख लिया। A एंड B आर टू वेक्टर्स।
ओके, तो इनको पैरेलल वेक्टर्स आप बोल सकते हो। तो क्या पहचान है पैरेलल वेक्टर्स आप बोल सकते हो। तो क्या पहचान है पैरेलल वेक्टर्स की? टू वेक्टर्स हु हैज द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, और जरूरी है कि हमेशा दोनों पॉजिटिव एक्स में ही होने चाहिए? क्या दोनों ऐसा पॉजिटिव वाई में भी हो सकते हैं? दोनों ऐसे एंगल पे भी हो सकते हैं? दीज आर ऑल पैरेलल वेक्टर्स। आर दीज पैरेलल वेक्टर्स? ये नहीं है, दीज आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, है ना? ठीक है, फाइन। तो लिख लेंगे यहाँ पे टू वेक्टर्स हु हैज टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, एचएससी बोर्ड में वो लोग ना मार्क्स थोड़ा लेंथ देख के भी देते हैं ना, पता होगा। सीबीएसई आईसीएसई में टू द पॉइंट चलता है, एसएससी और एचएससी में थोड़ा थोड़ा आई थिंक लेंथ देख के भी देते हैं मार्क्स। तो वैसे केस में हम लिखते हैं टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स, ऐसा। ठीक है, और दो एग्जाम्पल दे दो। लो एक और एग्जाम्पल लो रैंडमली, जस्ट टू मेक श्योर कि लेंथ सही रहे अपनी। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ट्रिक सीख लेंगे अपन साथ में, कॉन्सेप्ट पहले सीखना पड़ेगा ना। ज़रूरी नहीं है कि दोनों ऐसे ही होने चाहिए, दे कैन हैव डिफरेंट डायरेक्शंस ऑल्सो। जैसे कि ये P वेक्टर है और ये भाई साहब Q वेक्टर हो गया। तो अनदर एग्जाम्पल इज ऑल्सो वैलिड। ये हो गया पैरेलल वेक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे इसके साथ अभी इक्वल वेक्टर्स। सो दूसरा है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वही लेंथ भी सेम, तो उसको हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब if this is vector let's say A and this is vector let's say B, ठीक है, यहां पे ऐसा दोनों की डायरेक्शन भी सेम और दोनों की लंबाई भी आपने सेम रखी, तो क्या लिखेंगे? टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स में दोनों वेक्टर्स की क्या सेम होनी चाहिए? डायरेक्शन। तो सेंटेंस में तो आपने ये लिख लिया, बराबर, सेंटेंस में तो ये लिख लिया। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना होता है ना इन लोग को, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट यहां पे लिखेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे लिखेंगे, ए कैप इज इक्वल टू बी, उसके ऊपर कैप, ऐसा लिखते हैं वो लोग। टोपी दिख रहा है? टोपी, वो क्या मतलब है उसका मैं थोड़ी देर के बाद समझा पाऊंगा, बट लिखने का तरीका उनका ये होगा। ये देख के ये और ये दो लाइन लिखना सेम बात है। स्टूडेंट ने इसको देख के भी यही मतलब समझना चाहिए और ये देख के ये लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो जब भी कोई भी दो रैंडम वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो तो उसके ये ऐसा, उनके ऊपर की जो टोपी है ना, इसको कैप बोलते हैं, तो ये ए कैप और ये बी कैप सेम होना चाहिए, इक्वल बोल सकते हो। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स में क्या सेंटेंस लिखना है हम लोग को? टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड and direction are called as equal vectors। इसको अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं वो देखो। आप लिख सकते हो ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, ऐसा तो लिख ही सकते हो, और ऐसा भी लिख सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, और सीधा a इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हो। हर छोटे छोटे सिंबल का मतलब है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो लगेगा तीनों सेम चीज है, बट तीनों में थोड़ा थोड़ा बारीक फर्क दिख रहा होगा सभी को। एक पे टोपी है, एक पे एरो है, एक पे कुछ नहीं है। ओके, इन तीन में से ना एक ऐसी चीज है जो
ऑटोमेटिकली बाकी दो चीज़ों को कवर कर लेती है। अगर आपको तुक्का मारना हो कि आप बताओगे कि ये जो तीन फॉर्मेट में से एक फॉर्मेट ऐसा है विच इंक्लूड्स द अदर टू, कि सर ये लिखा है इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि बाकी दो है ही, तो क्या लगता है कौन सा ऐसा प्रेजेंटेशन है इन तीन में से जो बाकी दो को कवर कर लेगा? ओके, एक जन ने बोला ये वाला, बराबर ना? और बताओ क्या लगता है? अरे भाई 1 in 3 का प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक जन ने बोला ये वाला, मतलब ये वाला। ओके, मतलब जब आप बोलते हो कि सर ये वाला, इसका मतलब है कि बाकी दो लिखने की जरूरत नहीं है, कि अगली बार ये देखोगे इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि ये दोनों तो है ही। अगर कोई बोलता है सर ये, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब निकालना है कि ये दोनों तो है ही सर। ऐसा तो मेरे को ही बताना चाहिए, पर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताऊंगा मैं भी। बताओ, बाकी सभी कुछ तो बता ही दो, क्या लग रहा है? विच ऑफ दीज फॉलोइंग एक्चुअली कवर्स द अदर टू ऑप्शंस? क्या लगता है हर्ष? वो वाला, ओके। रिया, वो लास्ट वाला, ओके। आपने तो बता दिया, आपने लास्ट वाला। अमन ने भी बता दिया ना, और आपने भी बता दिया। कौन सा वाला बताया? ये वाला, ये वाला लास्ट वाला, ओके। कोई ऐसा था जिसने ये बताया था? हाँ, तो आप दोनों सही हो। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर बोल दिया ना, मतलब आप डायरेक्टली बोलना चाहते हो कि इसकी लंबाई भी सेम है और इसका डायरेक्शन भी सेम है। अगर आप सिर्फ ए इज इक्वल टू बी बोल रहे हो ना, तो आप बस इतना बता रहे हो कि दोनों की लंबाई सेम है। मतलब जैसे कि ये दोनों, मेरे दोनों हाथों की लंबाई सेम है, ये दोनों, तो ए इज इक्वल टू बी है, बट ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर नहीं बोल पाओगे आप। सो इफ यू से दिस, इट विल ऑटोमेटिकली इंक्लूड द अदर टू। समझा ये इतनी बात पहले? और लॉजिक लग रहा है उसके पीछे ना, क्योंकि ए, इसको बोलेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, इसको बोलेंगे ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, और इसको सिर्फ बोलेंगे ए इक्वल टू बी। इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उसका बोलने का ये मतलब है। ये तीनों का मीनिंग मैं बोलूंगा, लिख लेना अभी ना, तुम लिखोगे ना, एक एक लाइन छोड़ देना उसके साथ, मैं बताऊंगा क्या उसका बोलने का मतलब होता है। तो इन तीन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? ये वाला, दिस ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स द अदर टू। अच्छा, अब मैं दो स्टेटमेंट बोलता हूं, आप मुझे बताओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। किसी को लगता है दोनों सही है तो बिंदास बोलो, किसी को लगता है दोनों गलत है वो भी बोल दो, ठीक है। ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। हो गए दो स्टेटमेंट। क्या लगता है? आराम से सोच लो कौन सा सही है वो मुझे बताओ। हाँ, मैं तो वापस बोलूंगा, मेरे को क्या है। ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, या फिर ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? शाबाश, वैरायटी होनी चाहिए जवाबों में, वेरी गुड। और बताओ, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नहीं आइडिया, नन ऑफ द अबाउ, फिफ्थ ऑप्शन, फर्स्ट वाला, ऑल द पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, ओके। ऐसा स्टेटमेंट बेस आपने कभी ऐसा कहीं पे सुना हुआ है कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स या ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स? ऐसा कुछ सुना हुआ है? सेम स्टोरी सर्कल और एलिप्स की भी है, ऑल सर्कल्स आर एलिप्स या ऑल एलिप्स आर सर्कल, ऐसा कुछ। ऑल कर्व्स आर स्ट्रेट लाइन या ऑल स्ट्रेट लाइन्स आर कर्व, सिमिलर ऐसा कुछ। तो उस वे में सोचना है हम लोग को। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट में से सही जवाब है ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि अगर इक्वल बोल दिया तो वो तो पैरेलल होगा ही ना। लेकिन क्या पैरेलल बोल दिया तो क्या गारंटी है कि इक्वल होना ही चाहिए? वैसे वहां पे, यहाँ पे एक्चुअली स्टेटमेंट में ये लिखना पड़ेगा अपने को, ए एंड बी मे और मे नॉट बी इक्वल। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि इक्वल नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इक्वल बोल दिया तो गारंटी ले लेना फिर तो कि डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। आपको स्टेटमेंट समझ में आया दोनों? पक्का क्लियर है? मैं वो भी लिखवा दूंगा, डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है। तो पहले आप इसको अच्छे से लिख लो। चलो
इधर तक खाली ऐसा लिख सकते हो आप, बाकी दो नहीं लिख सकते आप इसमें, और इसके अंदर ये 3 लिख सकते हो आप, जिसमें इसका मेजर मीनिंग है, ठीक है ना। एक कंडीशन और है जो मैं आपको बोलना चाहूँगा यहाँ पे, कि दोनों क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, फोर्स ऐसा, या तो दोनों फोर्स होने चाहिए, या तो दोनों एक्सेलरेशन होने चाहिए, या दोनों वेलोसिटी होने चाहिए। ऐसा आप ऐसा नहीं बोल पाओगे कभी कि वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वी आर डन विथ पैरेलल वेक्टर्स, वी आर डन विथ इक्वल वेक्टर्स, नाउ वी विल गो विथ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है अपने, लिख लेते हैं। इसके बाजू में लिख लेंगे, इसके बाजू में लिख लेंगे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब ये होता है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इसका क्या मतलब लिखोगे, ए इज इक्वल टू बी का, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका ये मतलब है। इसके बाजू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। फिर यहां पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल, ये बताता है। और लास्ट में एक नोट लिख लेना, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, but all parallel vectors are not equal vectors। ये अच्छे से लिख, सुंदर लिख, थोड़ा आराम से, कोई घाई थोड़ी है। राइटिंग पे ट्राई कर अच्छा करने का, आएगा आएगा। All equal vectors are parallel vectors, but all parallel vectors are not equal vectors। Not equal vectors, बराबर ना, सही बोला मैंने? हाँ। चल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स नाम से खुद पता लगा पा रहे हो? हाँ, ये तो बात सही है, बट और कुछ स्पेसिफिक बात है। एंटी पैरेलल का मतलब ये भी होता है कि अगर ए वेक्टर ऐसा राइट में है तो बी वेक्टर ऐसा लेफ्ट में होगा, इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल का एग्जैक्ट उल्टा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, टू वेक्टर्स, नहीं, लंबाई सेम होना जरूरी नहीं है, टू वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसा दिखेगा इसका, एनी गेसेस? मैं बताऊं? टोपी तो ऐसा ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। माइनस बी का यूनिट वेक्टर ऐसा लिखा जाएगा, एक माइनस लगा दिया जाएगा, सिंपल सा, ठीक है इतना। दिस नेगेटिव इंडिकेट्स कि ए और बी एक दूसरे के उल्टे हैं। माइनस बी के साथ लगाना जरूरी नहीं है, ए के इधर लगाया तो भी चलेगा। डन है, करेक्ट। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं यहां पे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर हियर? एंगल between A and B is how many degree? सर वहाँ पे भी लिखवा देते, लिख लो,
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डैश डिग्री। किधर 180 किधर लिखूं? एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, ये 180 डिग्री होगा। तो उधर जब 180 सोच लिया तो यार ये तो सोच ही लोगे, मारो तुक्का। सेम ही रहेगा ना। अब सेम करके कोई डिग्री नहीं होती है, डिग्री डिग्री होती है। हाँ 180 रहेगा फिर। अच्छा आप बोल रहे 180 रहेगा, ओके। और कुछ एनीवन, क्योंकि सही तो नहीं है। अच्छा नहीं है। इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, हाँ इसके बीच में एंगल कितना है? 360। इसका कंप्लीटली गलत तो नहीं है, बट और एक अच्छा आंसर है अपने पास। 0 डिग्री बिल्कुल सही जवाब है। हाँ मतलब एक्चुअली क्या है, घूम के 360 आ ही गए फिर से, तो गलत नहीं है बोलूंगा मैं उसको। 0 डिग्री बिल्कुल सही जवाब है। 360 ऑल्सो वर्क्स, 720 ऑल्सो वर्क्स, 1080 ऑल्सो वर्क्स, जो भी 360 के मल्टीपल है। हाँ समझा क्या? ठीक है, तो दैट वुड बी बेटर, 0 और 180 डिग्री। ठीक है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड करवा दिया। ये 2-3 पॉइंट समझ में आ गए। इसका मतलब समझ में आता है लिखने का कि डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर अपोजिट, ऐसे। और अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है बट लंबाई सेम है, तो उन वेक्टर्स का क्या नाम होगा? वापस बोल। अरे मतलब समझना, पैरेलल के बाद इक्वल ये पढ़ाया, तो एंटी पैरेलल के बाद क्या पढ़ाना चाहता हूँ? अनइक्वल। तो बस इतना ही हुआ कि दोनों इक्वल नहीं है। परपेंडिकुलर थोड़ी बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट। सिंपल नेगेटिव वेक्टर्स बोलना शायद प्रिफर ज़्यादा रहेगा, नेगेटिव वेक्टर्स, क्योंकि अपोजिट वर्ड में तो सिर्फ इतना पता चला कि अपोजिट है। आई थिंक एंटी पैरेलल को अपोजिट बोल दिया तो चलेगा। ठीक है, अपोजिट, अपोजिट भी बोला तो चलेगा। नेगेटिव वेक्टर्स मतलब पक्का कि वो एक वेक्टर का नेगेटिव ऐसा लगा देंगे अपन। ठीक है ना, तो नेगेटिव वेक्टर्स में क्या रहेगा? डायग्राम कैसे बनाऊं मैं? ये ए वेक्टर हो गया और दूसरा वेक्टर ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। इसमें स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे पॉइंट वाइज? पहला पॉइंट क्या रहेगा? 2 वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट, डिफरेंट नहीं, पता होना चाहिए एग्जैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, सेकेंड चीज क्या लिखेंगे आप इसके अंदर? ठीक है, x, y का। अभी ये जो पोजीशन है ना, इसका ही एक पोजीशन वेक्टर होगा। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बराबर है, वेरी गुड। ये आपका ओरिजिन हो गया। नाउ व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर whose tail is at origin and head is at that point P. पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो टेल होगा वो कहां पे होगा? ओरिजिन पे, और जो हेड है वो कहां पे होगा? उस P पॉइंट पे। तो एरो बनाना है, एक बना देंगे अपन। एरो कैसा दिखेगा? दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसका नाम ए वेक्टर, बी वेक्टर, हमारी मर्जी हो वैसा लिख सकते हैं। इसको ओ से लेकर पी जा रहा है तो ओपी वेक्टर भी लिख सकते हैं, ओ से पी की तरफ। ऐसा नाम से ही समझ में आ गया कहां से कहां जा रहा है ये, ओ से पी जा रहा है। कोई इसको आर वेक्टर भी बोल सकता है, ऐसा सिंपल आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वर्ड की ज़्यादातर एक्स वाई जेड आर एस डी ये सब वर्ड यूज करते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है ना वैसे। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। एक्स कॉमा वाई मैंने ले लिया। एक ओरिजिन चूज करना पड़ता है आपको पोजीशन वेक्टर के लिए, दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस। एक रेफरेंस चूज करना पड़ता है। हम
सभी का कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा अगर मैं कोई ओरिजिन चूज कर लूं तो। कोई ओरिजिन चूज कर ले, देखो वो कोना है ना वहां पे, वो ओरिजिन है, तो उधर से लेकर इधर तक एक एरो बनाओगे तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर, उधर से लेकर इधर तक बनाओगे एक एरो तो इसका पोजीशन वेक्टर, हर एक का पोजीशन वेक्टर हो सकता है। आई बात समझ में? उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ओपी। फाइन इतना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये राइट साइड का तो हटा दूं ना। अभी अगर कोई अपना पोजीशन चेंज करे, कोई अपना पोजीशन ऐसा चेंज करे, P से लेकर कोई दूसरे पॉइंट तक चला जाए Q, बराबर, तो वहां पे एक नया पोजीशन वेक्टर मिलेगा उसको। ठीक है, P से Q जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ, चलेगा? डिस्प्लेसमेंट सही सुना है कि मैं कहीं पे खड़ा और अभी कहीं पे चला गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, उस वेक्टर को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, सो लेट मी राइट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सिंबल क्या रख सकते हैं? जैसे मैं डायग्राम बना लेता हूं पहले। ये P है और ये आपका Q है। P से Q चले गए आप। अब मुझे इस डायग्राम में मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं रहा हूं कि 3 वेक्टर्स आप बना के बताओ इसमें। एक तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P, एक पोजीशन वेक्टर ऑफ Q और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये 3 चीजें हमें बनानी है। ठीक है, तो बना लेते हैं अपन। कैसा दिखेगा पोजीशन वेक्टर? P का कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। Q का कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो ये P वेक्टर और वो Q वेक्टर। ठीक है, सिर्फ P वेक्टर बोलो तो भी चलेगा। प्रिसाइसली तो मैं इसको Ri लिखना चाहूंगा। व्हाट विल बी Ri? आई का मतलब तुक्का मारो। मे बी अगर मैं इसको RF लिखूं तो शायद ज्यादा बेटर आप जज कर पाओ कि मैं Ri RF का मतलब क्या है। एब्सोल्युटली राइट। तू कुछ बोल रहा था? पता क्या? Ri और RF का वर्ड का मतलब क्या निकाला हमने? इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर। बराबर है। अभी मैं अगर I से F जाना चाहता हूं तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेट मी कॉल दिस एज डेल्टा आर। डेल्टा वर्ड का मतलब पता है ना, डिफरेंस होता है, वैसा डिस्प्लेसमेंट। अभी समझो मैं अगर ओरिजिन से 3 पे खड़ा हूं, चलते चलते मैं 7 पे पहुंच गया तो कितना चला? हाँ सही है, कितना? 4 चला ना। आपने ये 4 वैल्यू के 7 - 3 से निकाला ना, वैसे तो एक तरीके से डिफरेंस निकालते हैं ना। मैंने आपको बोला था कि सब्ट्रैक्ट करो, आपका खुद ही इंट्यूशन बना ना कि भाई मैं दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दूं। सर आप 3 पे थे, 7 पे चले गए तो 4 चले ना, ऐसा। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली डेल्टा में लिखा जाएगा। डेल्टा वुड एक्चुअली, डेल्टा का मतलब पता है आपको? सब्ट्रैक्ट। बराबर, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। क्लियर है? समझा इतना अभी तक? तो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये 2 टॉपिक में मैं फिर से आऊंगा जब मैं आपको यूनिट वेक्टर भी समझा दूंगा। तब एक बार यूनिट वेक्टर सिखा दूंगा ना तो ये टॉपिक को और लिखने का तरीके में कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे अपने। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज अ वेक्टर विच कनेक्ट्स द हुज टेल इज एट, नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका टेल है इनिशियल पोजीशन पे और हेड है फाइनल पोजीशन पे। यहां पे भी मैं एक सेंटेंस लिखवा दूंगा, वहां पे भी एक सेंटेंस लिखवा दूंगा जो आपको लिखना रहेगा। ठीक है, लेट्स कीप कंटिन्यूइंग। नेक्स्ट कौन से हम लोग टाइप के वेक्टर्स पे चलते हैं? समथिंग कॉल्ड एज नल वेक्टर। नल वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यहां पे डेल्टा आर लिख देता हूं। नल वेक्टर खुद ही शायद गेस कर पाओगे, ये भी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है उसको बोलते हैं नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है ही नहीं उस मोमेंट पे, ऐसा नहीं बोल रहा कि है ही नहीं, जिंदगी भर नहीं है,
किसी एक मोमेंट पे वो वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, वैल्यू उसका, उसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज नल वेक्टर। आप सिंबल जीरो वेक्टर ऐसा कुछ लिख सकते हो, ऐसा, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगा अभी। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूं और ये फिर अपने आप हाथ में नीचे आ जाता है, बराबर, ग्रेविटी के हिसाब से ऊपर जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा और फिर वापस आ गया। जो इसकी वेलोसिटी है, जो इसकी स्पीड है, वो सबसे ज्यादा कब है? जब मैं तुरंत फेंकता हूं तब, और जैसे से वो ऊपर जाता है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी विल डिक्रीज। बिल्कुल सही, द स्पीड विल डिक्रीज एंड इट विल रीच एट द टॉप एंड द स्पीड एट द टॉप वुड बी जीरो। उस मोमेंट पे वेलोसिटी जीरो है, वो मोमेंट पे उसको नल वेक्टर बोला जा सकता है या जीरो वेक्टर। हाँ, माना कि उसके तुरंत अगले मोमेंट पे ही वो नीचे आना चालू हो जाएगा, बराबर ना, तब वापस से वेलोसिटी नॉन जीरो हो जाएगी, बाकी एक मोमेंट पे तो था ना जीरो, वैसे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं नल वेक्टर। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर। वो अच्छे से समझ लिया अपन ने तो वी विल कैन कम बैक टू दीज ऑल पॉइंट्स। ओके, तो इसको जरा अच्छे से इसको लिख लो। पहले तो यहां पे लिख रहे हैं ना अपन पोजीशन वेक्टर में, a vector having tail at origin, पोजीशन वेक्टर के बारे में लिखो। a vector having tail at origin, a vector having tail at origin and head at that point P is called position vector of that point P. A vector having tail at origin and the head at that point P is called as position vector of that point P. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में लिखना वेक्टर हैविंग टेल एट इनिशियल पोजीशन, वेक्टर हैविंग टेल एट इनिशियल पोजीशन एंड हेड एट फाइनल पोजीशन is called as displacement vector. A vector having tail at initial position and head at final position is called as displacement vector. फिर नल वेक्टर में नीचे एक एग्जांपल लिखो। बोलो, when we throw a particle vertically upwards, when we throw a particle vertically upwards, then the velocity at the topmost point, then velocity at topmost point becomes zero, which can be called as null vector. Which can be called as null vector. टाइप्स ऑफ वेक्टर में काउंट कहां पहुंचा? ठीक है।
यूनिट वेक्टर। नहीं, ये 8 ये 8वां है? हाँ। अच्छा ठीक है। ऐसे तो वेक्टर्स और भी हैं, नहीं करेंगे कवर। कोलिनियर, कोप्लेनर, ऐसे बहुत सारे हैं जिसका मतलब आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, एक्सियल वेक्टर करके भी एक है, वो भी मैं बताऊंगा बाद में। कोप्लेनर वेक्टर्स बोल दिया, इसका मतलब क्या? ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में है, जैसे कि एक इधर है और एक इधर है, ये दोनों एक ही प्लेन में है, ये दोनों एक ही प्लेन में है, इनको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। समझे? वैसे ही अगर मैं ये वेक्टर, ये दो वेक्टर्स ले लूं तो ये एक ही प्लेन में फिलहाल नहीं है, तो नॉन कोप्लेनर है। ये प्लेनर है, मतलब इस बोर्ड पे कोई भी दो एरो बनाओ ना मैं किसी भी डायरेक्शन में, वो कोप्लेनर बोलेंगे। समझा? कोप्लेनर वर्ड का मतलब अगर बच्चे को पता हो तो वो उसके हिसाब से वेक्टर खुद ही बता लेगा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन के अलोंग कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब हम लोग कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में हमको। ठीक है, यूनिट वेक्टर, इसका सिंबल ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज यूनिटी, यूनिटी और 1, जिसकी वैल्यू 1 है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि 1 न्यूटन, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, तो इन सबको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलते हैं? यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। समझ रहे हो, सुन रहे हो बराबर? ठीक है, अभी अगर ये एक वेक्टर है ए, ध्यान से समझना, ये एक वेक्टर ए है जिसकी जो वैल्यू है वो मैं ले लेता हूं 8 यूनिट्स। 8 कितना? 8। अगर मैं इस वेक्टर को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को आपको बोलूं तो आप कैसे बनाओगे? 8 टुकड़े करने हैं इसके, तो कैन आई डू दिस? 1 2 3 4 5 6 7 8। डज दिस मेक सेंस? इसके इस एक एरो को ही यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे होता है ना, वो कोई भी ऑर्गन सेल से बनता है, वो यूनिट वगैरह, वही है लॉजिक। एक वेक्टर का जो एकदम सबसे छोटा जो हिस्सा होगा ना, जिसका वैल्यू 1 होगा, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मतलब क्या सर, कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर से ही बनता है क्या? हाँ, कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर से ही बनता है। तो अगर ये पूरा वेक्टर ए है तो इसका एक एरो जो है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? ए कैप। ओके, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू, क्या बोल सकता हूं कि एक यूनिट वेक्टर एक वेक्टर तो है ना, इसकी लंबाई कितनी थी? 8। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? 8। अगर सर 10 का ले लेते तो 10 में डिवाइड करते, 5 का लेता तो 5 में डिवाइड करते। तो क्या मतलब, जो वेक्टर है उसको उसके कितने से डिवाइड करना है? उसी के मैग्नीट्यूड से। सो व्हेन यू डिवाइड अ वेक्टर with its own magnitude, then it becomes a unit vector. This is the formula. Vector upon magnitude of that vector. इनको डिवाइड करा ना, तब ये बन जाता है यूनिट वेक्टर। ओके, समझा इतना? एक छोटी चीज मैं पूछना चाहता हूं आपको। अगर ये फोर्स है, दोनों देखो, फोर्स भी हो सकता है, जो भी है, अगर ये फोर्स है और ये भी फोर्स है, ये फोर्स का वेक्टर है और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। यूनिट वेक्टर का यूनिट होगा कि नहीं होगा ऐसा यूनिट? जैसे अगर ये फोर्स है, इसका ऐसा यूनिट सर न्यूटन है, तो सर इसका भी न्यूटन ही होना चाहिए, ये बोलना सही है कि सर नहीं सर इसका यूनिट होगा ही नहीं कोई, ये बोलना सही है? दोनों में से क्या सही है? मतलब तुम बोलना चाह रहे हो सर अगर ये फोर्स है तो ये भी, इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहते हो? ओके, कोई और है जो दूसरा बोलना चाहता है कि नहीं सर इसका यूनिट नहीं हो सकता? एनीवन? मैग्नीट्यूड का यूनिट क्या है? वो भी 10 न्यूटन ही होगा, ऐसा 8 न्यूटन ही होगा। न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। न्यूटन कैंसल हो जाएगा। अ यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी यूनिट।
ऐसा सुन के आयरॉनिक लग रहा होगा, बट ऐसा है। यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं हो सकता। इट इज ओनली देयर टू इंडिकेट अ वन वैल्यू, अ सिंगल वैल्यू और अ डायरेक्शन। ओके, क्योंकि यार ये भी न्यूटन है, कैंसिल होके नो यूनिट। डन है इतना? commonly used unit vectors, बस मेन क्रस्ट ऑफ द मैटर में जा रहे हैं अपन अभी, जो मेन चीज़ है ज़्यादातर यूज़ होने वाली है। ठीक है, पूरा एग्जिस्टेंस ऑफ वेक्टर्स ही क्यों है अभी तक अगर मन में सवाल ना आया हो, अगर आया भी हो तो उसका जवाब अब मिलने जा रहा है कि पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये चीज़ क्या काम आने वाली है। ठीक है, बेसिकली कम्युनिकेशन ईजी हो सके एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को बता सके किसका क्या पोजीशन है एकदम ईजीएस्ट मेथड में, उसके लिए यूज़ हो रहा है वेक्टर्स। अभी फिलहाल सभी लोग डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो सब डायरेक्शंस में कैसे इंडिकेट करते हैं, यहाँ से राइट जा, लेफ्ट जा, ये कम्युनिकेशन हो गया ना। वैसे मैथमेटिकली बुक पे कम्युनिकेशन के लिए वेक्टर्स विल हेल्प। ठीक है, वैसे तो वी ऑलरेडी हैव कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, वो भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन ही बोलते हैं। जब हम बोलते हैं कि 5,0 तो सबको समझ में आता है क्या होता है, मतलब क्या होता है 5,0? इट इज़ अ पॉइंट विच इज़ ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे ओरिजिन पे हूँ, है ना, ये मेरा x है, ये मेरा y है। ठीक है सर, अभी जो स्विच है ना वो आपके रिस्पेक्ट में 10,0 पे है, तो मतलब वहाँ पे कहीं पे, ऐसा ये कम्युनिकेशन हो गई बिना फिजिकली बताए हुए। ठीक है, मेरे रिस्पेक्ट में सर ये फ़ैन कहाँ पे है, तो सर ये फ़ैन x = 3 पे है, y = 4 पे है और z = 6 पे है, ऐसा। तो कम्युनिकेट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाता है, पोजीशन के कम्युनिकेट करने के लिए। समझ में आ रही है आपको बात? वैसे किसी को भी बताते भी हम कैसे ही बताते हैं ना, आगे जाके 3 ये थोड़ा सा 5 मिनट चल, फिर वहाँ से राइट ले ले, जो वहाँ पे राइट दिखेगा चला जा, ऐसा। तो कम्युनिकेशन के लिए, तो मैथ्स में पोजीशन और कम्युनिकेशन के लिए वेक्टर्स बहुत यूज़ होता है। ठीक है, कॉमनली यूज्ड यूनिट वेक्टर्स, ये हो गया पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये हो गया पॉजिटिव y डायरेक्शन, और ये हो गया पॉजिटिव z डायरेक्शन। मैं z को ऐसे लिखता हूँ, चलेगा? वो ताकि वो मेरा, हाँ चलेगा ना, हाँ चला लेंगे। वो क्या है मेरा, ताकि 2 के साथ कंफ्यूजन ना हो जाए कभी, क्योंकि मैं कभी 2 और z लिखूँ ना तो फर्क ही नहीं पता चलेगा, 22 लगेगा, तो z लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको x के साथ जो उल्टा डायरेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव x, और y के साथ जो नीचे उल्टा डायरेक्शन है -y, और z का उल्टा -z। ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, बराबर है। अगर हम लोग को आज से कम्युनिकेट करना हो ना कि सर आप x में 3 कदम चलो, तो उसको वेक्टर्स के तरीके में लिखने का जो अप्रोच होगा वो इस तरीके से होगा कि द यूनिट वेक्टर विच वी यूज टू इंडिकेट द x direction is i cap. i cap would be that unit vector which आज से हम यूज करेंगे। मतलब अगर किसी को बोलना ना कि सर 3 कदम x में चलो, तो आप बोलोगे सर 3i cap, 5i cap, 6i cap, ऐसे कम्युनिकेशन होगा डायरेक्ट, पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना। वैसे अगर मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के टर्म्स में बात करूं तब भी चलेगा। एक्स एक्सिस को ईस्ट ले लेते हैं, वाई एक्सिस को नॉर्थ ले लेते हैं, जेड एक्सिस को अरे नहीं, आई गॉट द कंफ्यूजन। लेट मी आस्क यू समथिंग, एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल लग रहा है आपको? 90 सही लग रहा है? सबको लग रहा है ये चीज़? y और z में क्या एंगल लग रहा है आपको? लेट मी गिव यू ऑप्शंस। y और z में एंगल सर 90 लग रहा है, सर एक्यूट एंगल लग रहा है, सर ऑब्ट्यूस एंगल लग रहा है। बता दो, सब बता दो अपने अपने हिसाब से, जवाब दे दो कोई, भाई तू भी बता दे। ऑब्ट्यूस लग रहा है, हाँ 90 डिग्री है, क्योंकि z एक्सिस
बोर्ड के बाहर आ रहा है, जो मैं बोर्ड पे नहीं बता सकता, तो डायग्राम ऐसा बनाना पड़ता है. दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. ऑल थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दिखेगा नहीं, मैं समझा, वो मैं समझ गया आपको कैसे दिखेगा. बट ये आज से ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन अपन जब भी बनाना पड़ा ना z एक्सिस, तो ये एक्चुअली बाहर आ रहा है, ऐसे आ रहा है. तो ये कितना एंगल है? 90 है. इसको डायग्राम में एट बेस्ट मैं ऐसा बता सकता हूँ, टक. ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं इसको. आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा आइसोमेट्रिक व्यू पढ़ाते हैं 12th के बाद की बात, आर्किटेक्चर साइड पे. और कुछ और सेक्शंस भी हैं, सिविल मैकेनिकल वगैरह में भी कोई ना कोई एक कोर्स होता है एज अ सब्जेक्ट, जिसमें आइसोमेट्रिक व्यू में पता है बहुत सारे बच्चों को आपने सिलेंडर जाते हुए देखा होगा. सिलेंडर पहनते हैं ना, ब्लैक कलर का सिलेंडर देखा है, अंदर पेपर होता है. तुमने नहीं देखा है तो घर से बाहर निकलो भाई थोड़ा. देखा है? तूने नहीं देखा? अरे एक सिलेंडर होता है, जैसे कि अपना चाय का सिलेंडर होता है ना, छोटा सा केतली थर्मस, वो बड़े साइज का इतना बड़ा होता है. सब पहन के जाते हैं स्टूडेंट. वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या डिग्री स्टूडेंट्स ही होते हैं, ठीक है ना, बीएससी वगैरह जो भी है. तो उनका कोई ना कोई कोर्स कोई ना कोई ईयर में होता ही है, किसी सेमेस्टर में. यहाँ पे इतना लंबा शीट होता है और बनाना पड़ता है पेंसिल से, स्केल से डायग्राम. ब्लूप्रिंट हाँ चलेगा, सब ब्लू कलर नहीं, वाइट ही शीट होती है वैसे तो. हाँ चलेगा, बोल लो. हाँ 3D मॉडल उसमें ऐसा होता है. अभी तो काफ़ी आगे आ गया है. अभी तो कैड करके सॉफ्टवेयर है, उस पर भी काफ़ी कुछ बनाते हैं. तो AI काफ़ी कुछ बना देता है. ठीक है, चलो विल कीप गोइंग. ये क्लियर है आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे? नाउ लेट मी कम बैक टू दिस. तो अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये क्या है? ये ईस्ट है, सॉरी, ओ सो सॉरी, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बराबर. ये अपना आसाम साइड, ये अपना जम्मू साइड, ये अपना नीचे तमिलनाडु साइड, ये अपना वेस्ट पे जो भी है पानी वगैरह जो भी अपन वेस्ट में ही है वैसे तो. ये क्या होगा? इसको इसको अप बोलोगे, अप एंड डाउन. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, ऐसे कम्युनिकेशन होगी, बराबर ना? ठीक है. एनी आइडिया वैसे इस रूम के रिस्पेक्ट में किधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है? उधर अपना रेलवे स्टेशन है पैरेलली, तो अपन वेस्ट में है, तो वो ईस्ट, तो मतलब ऐसे खड़े होना है. वो ईस्ट है, ये वेस्ट है. नॉर्थ ऊपर होगा कि इधर होगा? सामने होगा ना. हाँ, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ उधर. वो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, इधर से जाना होगा. साउथ बॉम्बे ट्रेन जा रही है, साउथ बॉम्बे, वैसे दिस विल बी अप, दिस विल बी डाउन, बराबर है इतना. तो कॉमनली यूज्ड यूनिट वेक्टर होगा. एक्स डायरेक्शन के लिए आज से यूज करेंगे आई कैप. वाई डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे, करो गेस करो, मारो तुक्का, जे कैप. और z डायरेक्शन के लिए यूज करोगे, मारो तुक्का, न. बच्चों को अल्फाबेट नहीं आ रहे मेरे भाई. हाँ, के कैप, IJK, अब बस अभी 3 ही चाहिए. तो x के लिए आई कैप, y के लिए जे कैप और z के लिए के कैप. -x के लिए -i कैप. ठीक है ना? तो यूनिट वेक्टर along positive x is I cap, along negative x is -i cap, along positive y is j cap, along negative y is -j cap, along positive z is k cap and along negative z is -k cap. क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें सारी क्लियर है आपको? ठीक है इतना. सो दिस बिकम्स कॉमनली यूज्ड यूनिट वेक्टर्स. ओके, इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं अपन. प्रेजेंटेशन एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लें. हाँ, मैंने बोला था ना वी विल गो बैक टू द पोजीशन वेक्टर एंड ऑल. वैसे चलो चलते हैं. एक पॉइंट है P 2,3. फाइंड द पोजीशन वेक्टर. फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ P, बराबर.
डायग्राम के फॉर्मेट पे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये y और ये x, 2,3 कहाँ पे मिलेगा? 1 2 1 2 3, बराबर ऐसे ही करते हैं ना। हाँ फिर कहाँ पहुंचेंगे अपन? इधर पहुंचेंगे। तो पोजीशन वेक्टर एनीवन, कोई बताओ कैसा बनाओ डायग्राम, कैसे दिखेगा? ओरिजिन से इधर तक एक बनाओ ऐसा वेक्टर, हो गया ओपी वेक्टर ये वाला। तो इसको कैसा लिखा जाएगा ध्यान से देखना, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में कितने कदम? 2। तो लिखा जाएगा 2i कैप और प्लस 3j कैप। क्या बातें क्लियर है कि कैसे इसका प्रेजेंटेशन होगा? अभी से इस तरीके से वुड बी, इट शुड लुक लाइक दिस। डन है इतना पक्का? एक और एग्जांपल अभी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन पॉइंट P which is 3,5 to Q which is -2,8। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए इधर से इधर जाने के लिए। तो इनमें से कौन इनिशियल वेक्टर होगा, कौन सा फाइनल वेक्टर होगा? करेक्ट। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से दिखेगा कि इनिशियल वेक्टर इज, बोलो, 3i कैप प्लस 5j कैप j कैप और फाइनल वेक्टर पोजीशन -2i i कैप प्लस 8j कैप। नहीं समझे? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? डेल्टा आर विल बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कैसे लिखा जाएगा? -2i प्लस 8j माइनस ऑफ 3i प्लस 5j। अभी सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है, i और i ही सब्ट्रैक्ट होते हैं और j और j ही सब्ट्रैक्ट होते हैं आपस में। तो जो दो i, कितने i दिख रहे हैं आपको? 2 जगह i दिख रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा बताओ? -2i माइनस 3i, कितना लिखूं? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? और ये 8 माइनस 5 प्लस 3j, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आंसर ये रहा आपका। आई बात समझ में आपको इतनी? इसके बाद हम लोग अभी करेंगे कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मतलब इस वैल्यू को देख के इसका कितने लंबा एरो होगा वो निकालना, और क्या एंगल पे ये वेक्टर है ये पता लगाना। ये 2 चीज़ें हम लोग फोकस करेंगे लास्ट जो पार्ट आज के लिए जो हम लोग को समझ के लेना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, बराबर ना? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ही तो होता है, सही है? इसको पहले अच्छे से पूरा लिख लेते हैं। सेकेंड साइड हटा सकता हूं। मैग्नीट्यूड and direction of position vector। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर निकालना है हम लोगों को। ओके, एक वेक्टर ले लेता हूं मैं वापस से, p पॉइंट x, y। क्या पोजीशन वेक्टर ऐसा हो जाएगा? ये सब बातें पुरानी है, बराबर ना? OP वेक्टर हो गया ये वाला। इसकी लंबाई कितनी है ये पता लगानी है हम लोग को, ये OP का लेंथ कितना है। हम लोग को एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले से पता है ये कैसे निकालना है।
ये प्रोसीजर होता है ना एक, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता करने का, ये कितना है? अगर ये x, y है तो ये लेंथ कितना है? x है कि y है? ये x है और ये लेंथ कितना है? y है। इसको मैं लेट से r बोल देता हूँ। r मतलब ये लेंथ हो गया अपने इसका, सीधा OP भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे r का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर, बराबर? मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर r। तो कौन मुझे बता सकता है कि सर अगर आपको x और y पता हो तो मैं r निकाल सकता हूँ? कैसे? क्या बोलते हो? हाँ, ये क्या वो क्या, पाइथागोरस से। यस, हो गया। सो बाय, हाँ बाय पाइथागोरस क्या बोल सकता हूँ मैं? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका बता दो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये x ही तो है, ये y ही तो है, इसका ये x और ये y ही तो है, तो इसका कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करके आएगा। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऐसे निकाला जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी इसका x और y लिखा हुआ है ना वो, बराबर इतना। अभी अगर मुझे इसका डायरेक्शन पता लगाना हो तो कैसे पता लगाऊंगा डायरेक्शन? डायरेक्शन का मतलब कैसा है कि ये जो वेक्टर है इसका x एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है ना, थीटा। अगर आपने थीटा बता दिया ना तो उसी को बोलते हैं डायरेक्शन बताना, कि आप ये जो वेक्टर है ये x एक्सिस से कितने एंगल पे जा रहा है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 37 डिग्री पे, कितने एंगल पे जा रहा है, उसी को बोलते हैं डायरेक्शन बताना। समझे आप इतना पहले? ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस। ये ट्रायंगल में ट्रिगो यूज करना है हम लोग को, ट्रिग्नोमेट्री। सो कौन सा ट्रिगो आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसके अंदर समझो y और x आ जाए? कॉस अगर यूज करते हो ना तो x और y r आएगा, तो tan थीटा। तो टू फाइंड थीटा वी कैन यूज tan थीटा विच इज इक्वल टू y अपॉन x। सो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ये इनवर्स हमने पढ़ा हुआ है फंक्शंस बोल के, ये लिखने का तरीका है बस। ठीक है, कि जब tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाता है। tan इनवर्स ऑफ y बाय x वुड बी द थीटा, बराबर? इस तरीके से ये दोनों हो जाएंगे अपने। क्लियर है? एक एग्जांपल ले लूँ फटाफट में इसका। ठीक है, तो एक वेक्टर ले रहा हूँ मैं, वेक्टर है 3i प्लस 3√3j वेक्टर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड एंगल इट मेक्स विथ एक्स एक्सिस, बराबर? ऐसा ये सवाल हो गया, बराबर? ये लास्ट सवाल, उसके बाद अपन अपना शीट सॉल्व कर लेंगे इसके बाद। ठीक है ना? चलो, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए? फॉर्मूला क्या होगा मैग्नीट्यूड का? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, जिसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका x वैल्यू कितना है? 3, और इसका y वैल्यू कितना है? 3√3 का स्क्वायर। ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का हम लोग, क्या आएगा? अंडर रूट पहला 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस 3√3 का स्क्वायर 9 इंटू सिर्फ 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। कंटिन्यू, अंडर रूट 9 प्लस 27, और ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 36। कितना होता है? 6 यूनिट्स। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, बराबर? और अभी हमें क्या चाहिए था? एंगल भी चाहिए ना, तो एंगल कैसे लेंगे? एंगल इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, tan थीटा।
फॉर थीटा क्या यूज़ करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स. So theta y का वैल्यू क्या है, y 3√3. x का वैल्यू क्या है 3, 3 कैंसिल. tan थीटा का वैल्यू √3 कब होता है, and 60. कब होता है, 60. एब्सोल्युटली राइट. तो हो गया. तो मतलब कितने लंबाई का वेक्टर है ये, 6 यूनिट लंबाई का, और कितना एंगल पे है ये 60 डिग्री. तो इसको डायग्राम में बनाना चाहोगे ऐसा, खत्म. ये 6 यूनिट्स का है और कितना एंगल बना रहा है इधर से, ये हो गया. कभी कभी क्वेश्चन में ट्रिकी होता है, वो लोग पूछते हैं फाइंड द एंगल विद द वाई एक्सिस, तो क्या करोगे 30. करेक्ट. अपने तरीके से कर लो सॉल्व और वो वाला 30 डिग्री हो जाएगा ना, दूसरा 90 माइनस 60. ये एंगल पूछा अगर ऊपर वाला, समझा आपको ये. सो देयर यू गो. तो ये बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स हो गए अपने, बराबर. इसके मतलब एक और लेक्चर अगर हम आगे जाते हैं कहीं पे, तो हम लोग को कुछ कुछ लॉज सीखने को मिलेंगे. ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये 2 लॉज होंगे. ठीक है. हम लोग के जो बुक्स है ना, वो सीधा उधर ट्रायंगल लॉ और उधर से ही चालू कर देते हैं. ये सब बेसिक्स नहीं होता है कहीं पे भी कवर बुक्स में. ठीक है ना. तो वो अपन अभी ब्रिज कोर्स में अपने पास टाइम रहता है तो हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं. फाइन. चलो तो पहले बस इतना लिख लो, फिर हम शीट स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अपन अपना ये जो शीट है वो उधर लिंक पे भी मिल जाता है आपको वीडियो के अंदर नीचे, बराबर ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहला वाला फोर्स, मास, टेम्परेचर, स्पीड ऑप्शंस थे, तो वो सब स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड का लेकिन जो वेलोसिटी होता है ना वो वेक्टर होता है, स्पीड स्केलर है, बराबर. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, डिस्टेंस. डिस्टेंस बिल्कुल सही जवाब. थर्ड, a vector quantity is completely described by and direction both, C option. Which pair contains both vector quantities, force and velocity. एनर्जी स्केलर है, पावर भी स्केलर है. एनर्जी और पावर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है. ठीक है. मास एंड टेम्परेचर भी नहीं है, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन. विच पेयर कंटेन्स बोथ स्केलर क्वांटिटीज, मास एंड स्पीड, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है. 6 वाला, अ बॉय वॉक्स 5 मीटर नॉर्थ एंड देन 5 मीटर साउथ, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0, बिकॉज वो गया नॉर्थ और वापस आ गया साउथ ना, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया और डिस्टेंस 10 हो गया ना, बराबर है. 7th, इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन येट इट इज ट्रीटेड एज अ स्केलर. क्यों, बात तो उसकी सही है. करंट, ये बोल रहा है कि करंट को मैग्नीट्यूड तो होता ही है ना, 5 एम्पियर 10 एम्पियर, और बोल रहा है उसको डायरेक्शन भी होता है ना, वायर के अलॉन्ग जाता है इधर उधर वैसा, बट फिर भी वो वेक्टर नहीं है, स्केलर ही बोला जाता है. यस, एक्चुअली कैसा है ना कि एक वेक्टर एडिशन के कुछ लॉज हैं जो अभी पढ़े नहीं है अपन ने, वो ये फॉलो नहीं करता है. ठीक है ना. जैसे कि आई कैप जे कैप लिखते हैं ना, वो सब इसमें नहीं लिख सकते करंट के अंदर. करंट का डायरेक्शन तो उसके वायर के ऊपर डिपेंड करता है. मैं वायर ऐसा का ऐसा कर दूं तो करंट थोड़ी चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो करंट भले ही उसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, बट फिर भी वो वेक्टर नहीं है. फिर क्या बचा, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एरो. करेक्ट. सेक्शन बी पे चलते हैं. अ यूनिट वेक्टर हैज with a specific direction, yes, magnitude 1 with a specific direction. 10th वाला, null vector has zero magnitude and no defined direction, yes. 11th, two vectors are said to be equal vectors if they have magnitude and same direction. Correct. A negative vector of A, अच्छा वो arrow थोड़ा सा आगे shift हो गया है. A negative vector of A vector is a vector that has no सेम मैग्नीट्यूड बड़ा उल्टा. करेक्ट. ऐसा ढूंढो ऑप्शन कोई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही. समझ रहे हैं ना आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ. कोई डाउट आता तो आई विल रिपीट, बोलो बिंदास. नेक्स्ट 13th वाला, पैरेलल वेक्टर्स आर वेक्टर्स दैट पैरेलल वेक्टर्स आर वेक्टर्स दैट हैव सेम डायरेक्शन. ऐसा ऑप्शन ढूंढो, हैव द सेम और अपोजिट डायरेक्शन. अच्छा, ओ इन्होंने उधर थोड़ा सा
सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। देखो हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स गारंटी नहीं ले सकते, आर एट 90 डिग्री नहीं बोल सकते, स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट वो भी जरूरी नहीं, उसको कोलिनियर बोलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट विल बी कॉल्ड एज नहीं कोलिनियर नहीं, को एक और वर्ड है उसके लिए जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो ठीक है को टर्मिनल उनको बोलते हैं जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है। बट सबसे अप्रोप्रिएट फिर आई विल हैव टू गो विद सी ऑप्शन एक्चुअली, बट हम लोग को पता है कि एंटी पैरेलल में आता है अपोजिट, तो ठीक है तो प्रॉब्ली इसमें दोनों कवर कर रहा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भी कभी कभी हमें चूज करना पड़ता है। ओके फिर क्या बचा, 14 कर रहे हैं अपन अभी ना। द पोजिशन वेक्टर डिस्क्राइब्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, बिल्कुल सही। सेक्शन सी, यूनिट वेक्टर आई जे के आर डायरेक्टेड अलोंग X, Y, Z axis. कौन सा ऑप्शन, Third. सी ऑप्शन करेक्ट। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर आई इज One. 1 है, तो यूनिट वेक्टर ही ना, तो 1 ही होगा, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता बेटा। आई जे के ए कैप चाहे कोई भी यूनिट वेक्टर ले लो उसकी लंबाई 1 ही होगी। फिर वेक्टर ए वेक्टर इज 2i प्लस 3j प्लस 6k, विच कंपोनेंट इज अलोंग द y एक्सिस। 3J. शाबाश वेरी गुड, समझ गया खुद ही ना, समझ में आ रही बात है, गुड। फिर ए वेक्टर इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, वेर ए बी एंड सी रिप्रेजेंट्स X, Y, and Z. स्केलर कंपोनेंट्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये सबसे अप्रोप्रिएट सुनाई दे रहा होगा। एक्चुअली इसके अंदर आने ऑप्शंस के जो मतलब नहीं पता है आपको सारे, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ाना बाकी है, एंगल्स विद एक्सिस तो आपको पता ही है, बट वो वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ाना बाकी है, ठीक है। तो सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा आपके लिए सही, बी वाला, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, वो वैल्यूज है उसके। 19, अ वेक्टर लाइज एंटायरली अलोंग द एक्स एक्सिस, तो किस तरीके से लिखा जा सकता है, सी ऑप्शन ए आई कैप, समझा, गुड। 20, द वेक्टर्स आई जे एन के आर Mutually perpendicular unit. बिल्कुल सही, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं उनको, बोल सकते हैं ना, हाँ. गुड। सेक्शन डी पे चलते हैं। 25. इफ ए इज 3i प्लस 4j, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 25 इज द रॉन्ग आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज रूट नहीं लिया आपने, हाँ, root नहीं लिया. रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 22 वाला खुद ट्राई करेंगे, बताएंगे मुझे, पक्का, वेरी गुड, 169. सही है यहाँ पे हर्ष, ऑल ओके। 23, 3 भी खुद से कर सकते हैं, 8i प्लस 6j इज 10, वेरी गुड। 24 का First लग रहा है. फर्स्ट लग रहा है बट गलत लग रहा है तुझे, Root. रूट 2, रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक तो कर तो सही। हाँ, हाँ, हाँ. 25, a vector axi cap plus ayj cap makes an angle theta with the x axis, then tan theta will be, क्या tan theta का फॉर्मूला होता है y by x, Y by X. इसमें y की जगह कौन है, AY. ay, तो ay by ax। एक्चुअली ax और ay जो नोटेशंस हैं इसमें x पता है, ax वो सब्सक्रिप्ट है x, उसका एक अच्छा नाम भी है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको सीधा एक्स कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो ax को बोलते हैं एक्स कंपोनेंट और ay को बोलेंगे y कंपोनेंट, तो ये वही है। तो tan थीटा तो चलो ay बाई ax से काम हो गया। 26, अब यहाँ से हेल्प लगेगी मेरी, बराबर, ट्राई करके देख लो, बट आई थिंक आई विल हैव टू सॉल्व। बोर्ड पे से तो सब हटा दूँ ना, इधर थे ना अपन अभी तो। क्वेश्चन नंबर 26 वाला, a vector of thus magnitude 10 makes an angle 30 degree with the x axis, its x and y components are, तो इस बार आपको उल्टा x और y पूछा है, बराबर, तो इधर ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना लंबाई का है, 10, और कितना एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री, तो इसको x बोल, इसको सॉरी इसको y बोलते हैं और इसको x बोलते हैं। कैसे किया जाए, 30 का पहले वैल्यू लेंगे. और अच्छा मेथड अवेलेबल है। अगर आप दूसरे ट्रिगो के पास जाओ तो साइन थीटा लगाओ तो क्या आएगा बताओ, साइन 30, क्या फॉर्मूला लिखूं, y अपॉन 10, सही लिखा है मैंने,
हर्ष समझा ये? साइन थीटा, अरे एक ट्राइंगल है, साइन थीटा होता है ना अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो वही लिखा है, सही है इतना? हाँ, नेक्स्ट स्टेप, साइन 30 का वैल्यू पता है 1/2 इज इक्वल टू y अपॉन 10, कुछ सॉल्विंग पॉसिबल और 10 ऊपर 10/2 5, तो देखो y आ गया, इसको बोलेंगे y कंपोनेंट, समझे? अब आप मुझे बताओ कि x कंपोनेंट कैसे निकालोगे? वो भी चलेगा, एक और मेथड है, ट्रिगो का यूज करो। वेरी गुड, एक्सेलेंट, cos 30 वुड बी इक्वल टू, अरे नहीं वैल्यू ठीक है, वैल्यू सही है, अरे वैल्यू सही है, मेरे को ट्राइंगल में बताओ क्या लिखोगे ऐसा? हाँ मालूम है, मुझे तो सब सिखाना है। cos 30 इज √3/2 विच इज इक्वल टू x अपॉन 10, ये 2 1 जा और ये 5 जा, 5 ऊपर जाएगा तो 5√3 इज x, तो ये आप इस तरीके से आप x और y कंपोनेंट निकालोगे। आया अप्रोच समझ में? इसको जरा लिखने की जरूरत पड़ेगी ना कहीं पे, लिख लो। हाँ लिख लेते, साइड में रख ले, ये सब शीट संभाल के रखना फिर, लेकिन इसलिए मैंने बोला कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पे ना भरोसा करके मतलब समझने का कोशिश करना चाहिए। चलो, तो मोस्टली सबको डाउट सिर्फ लास्ट 30th वाले में, बाकी सब तो सबको आ गए ना, मैं बता देता हूँ। आ गया भाई, ये हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30 ना? किसी को और किसी में डाउट है तो बता देना। नहीं ना? 27 28 मेजोरिटी सब, हाँ 29, तो 29 पहले कर लो। क्या है 29th क्वेश्चन? वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 26 का उल्टा है वो। वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो इस बार उसने एंगल खुद ही दे दिया, बराबर? इफ इट्स y कंपोनेंट इज गिवन, यानी उसने y का वैल्यू भी दे दिया खुद से, 5√3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चाहिए, सो फाइंड r, ये चाहिए उसको, बराबर? सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग की आदत है ना ऐसा ट्रायंगल बनाने की पूरी, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको r बोलते हैं, उसने y दे दिया है कितना? 5√3। तो आप ट्रिगो का कौन सा फॉर्मूला यूज करो ताकि जिसमें ये और ये आए? साइन कॉस के टाइम साइन ना, हाँ, तो साइन 60 इज y अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर? साइन 60 का वैल्यू √3/2, y का वैल्यू 5√3 और नीचे r, क्या √3 काट दूं? r 5 2 जा 10, दिस इज माय आंसर, बराबर? सवाल नंबर 30 30 वाला, उन्होंने इस बार वेक्टर दिया हुआ है, क्या वेक्टर दिया हुआ है? 0 i कैप प्लस 5 j कैप, द एंगल दिस वेक्टर मेक्स विद द x एक्सिस। तो फॉर्मूला यूज करने से बेटर है ये वेक्टर बनाने का ट्राई करो ना। 0,5 0,5 किधर बनेगा? 0,5 इधर बनेगा, ये होगा पॉइंट, तो ये पोजीशन वेक्टर ऐसा हो जाएगा ना। इस वेक्टर का x के साथ कितना एंगल है? 90, तो खत्म ना सम, तो थीटा इज 90। अगर आप फॉर्मूला पे भरोसा करो उससे भी तो आंसर आएगा, उससे आंसर आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है। tan का वैल्यू इन्फिनिटी कब होता है? 90 डिग्री पे ही तो होता है, तो उससे भी तो आ ही रहा है। समझ गए क्या? पक्का क्लियर है? तो ये हो गया समाप्त, डन है इतना? माइंड अप कर लेते हैं आज के लिए। होमवर्क शीट लेके जाना है यहाँ से, ठीक है? मैम प्रिंट कर रही है, ओके? चलो।